स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पर्धा स्टार पर। और आज मैं लेकर उपस्थित हूँ जेपीएससी पीटी के सेकंड पेपर का पार्ट 2, जो कि 7th से 10th जेपीएससी का है। ये परीक्षा 19 सितंबर 2021 को आयोजित हुई थी। उसी का ये प्रश्न पत्र है जो आगामी 11th जेपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन की बारीकियों को, क्वेश्चन के मॉडल को समझने के लिए ये अपरिहार्य है कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को देखें। तो आइए हम जेपीएससी के सेकंड पेपर को देखते हैं, प्रीवियस पेपर, ताकि इससे एक आइडिया हो सके कि किस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके सामने ये 51वां प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक हमने पूर्व के एपिसोड में हल करवाया था। आज हम सेकंड पार्ट लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें 51 से 100 तक के प्रश्नों को हम हल करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ, जिसका अर्थ है कि झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा। तो ये झारखंड पार्टी का नारा था। 1952 ईस्वी में जब देश में प्रथम लोकसभा के आम चुनाव हो रहे थे, तो उसमें झारखंड में भी हो रहे थे, और झारखंड की जो पार्टी थी, झारखंड पार्टी, उसने ये नारा दिया था आम चुनाव में स्थानीय वोटरों को रिझाने के लिए कि झारखंड हमारा है और यहाँ के जो दीकू हैं, बाहरी लोग हैं, उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि वे दीकुओं को शोषक मानते थे। तो ये झारखंड पार्टी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। देखिए, हो समुदाय जो है एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है जो पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में ये इसका जो है पॉपुलेशन केंद्रित है। और वहाँ पर जब इनमें हो समुदाय में शादी होती है तो कन्या पक्ष को कुछ राशि दी जाती है, जिसे वधु मूल्य कहते हैं, और अपनी भाषा में वो लोग इसको गोनोम कहते हैं। तो सही आंसर होगा 52 का बी, गोनोम। 53, निम्न में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी। देखिए, कहता है कि निम्न में से जो हस्तियां हैं, ये कौन सी हस्ती है जो 1913 में गठित छोटा नागपुर उन्नति समाज के फाउंडर रहे थे, गठन में वो शामिल थे, है ना। तो इसका सही आंसर होगा थेबले उरांव। कहीं ठेबले उरांव भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये 1913 ईस्वी में, देखिए 1912 में झारखंड आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, और 1913 में ये छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था कि छोटा नागपुर को अलग करके एक अलग राज्य के मांग जो है ये कर रहे थे। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है, ये संगठन भी उसी की कड़ी है, झारखंड आंदोलन की, और इसके फाउंडर जो थे उस थेबले उरांव थे। सही आंसर होगा 53 का डी। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली। देखिए, आज रांची में जहाँ पर राजभवन देखते हैं, वहीं पर झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जो है उसका गठन हुआ था। वो संस्था जो है वहीं पर थी। इसको जैक बोला जाता है शॉर्ट में, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, JAAC, है ना। तो 9 अगस्त 1995 को इसका गठन हुआ था, और इसके सभी मनोनीत सदस्यों ने इसी दिन शपथ ली थी, 9 अगस्त 1995। सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 55, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाहने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था। देखिए, सिंहभूम जिले में कुसुम और असन के पेड़ पर रेशम और लाख का उत्पादन किया जाता था,
तो उनसे ब्रिटिश सरकार एक टैक्स लेती थी। उस टैक्स का क्या नाम था स्थानीय भाषा में? दल कट्टी। सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 56, सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? देखिए, सौरिया पहाड़िया एक प्रमुख जो है जनजाति है और ये संथाल परगना में जो है, ये साहेबगंज है ना, ये तरफ इसका ज़्यादा केंद्रण है इसके पॉपुलेशन का। तो बेरू गोसाई के रूप में ये किसकी पूजा करते हैं? तो ये सूर्य की पूजा करते हैं। बेरू ये सूर्य को कहते हैं, है ना। तो सही आंसर होगा 56 का सी। 57, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो सरहुल जो है वो फूलों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है और ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, है ना, मनाया जाता है। रामनवमी से पहले ये त्यौहार आता है ना। और ये फूलों का त्यौहार है। पलाश के फूल जब पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, उसी समय ये त्यौहार मनाया जाता है। सही आंसर होगा 57 का डी। 58, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? इस प्रश्न में जेपीएससी की खासी फजीहत हुई थी। देखिए, शुरू में जेपीएससी ने जो आंसर की जारी किया था तो उसमें बिरसा उलगुलान सही आंसर दिया था। बाद में पता नहीं उनके कैसे एक्सपर्ट हैं, बाद में आंसर को बदल करके जब रिवाइज्ड आंसर की जारी किया तो संथाल हुल की, है ना, ये क्षमा करेंगे, शुरू में संथाल हुल नहीं, शुरू में बिरसा उलगुलान ही आंसर दिया और इसका सही आंसर यही है। बाद में चेंज करके रिवाइज आंसर की मैं संथाल हुल दे दिया, जो कि गलत है। बाद में जब काफ़ी हो हल्ला हुआ कि जेपीएससी को ये भी नहीं मालूम है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन के संबंध में भी जानकारी नहीं है उसके एक्सपर्ट को, तब उसने फिर पुनः जो है तीसरी बार आंसर की जारी किया और सुधारा और बिरसा उलगुलान सही आंसर दिया। तो बहरहाल आप समझ गए होंगे, इसका सही आंसर है ए। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? बिरसा उलगुलान से। देखिए, डोम्बारी बुरु का मतलब पहाड़ी होता है। तो डोम्बारी बुरु जो है खूंटी ज़िले में एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर बिरसा जो है अपने अनुयायियों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ यहाँ पर सभा कर रहे थे, जिसकी सूचना जो है ब्रिटिश हुक्मरानों को हो गई। उन्होंने पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया था, काफ़ी कत्लेआम किया था, लेकिन बिरसा यहाँ से भागने में सफल हो गए थे। ये बिरसा आंदोलन की एक प्रमुख जो है घटना है जिसे बिरसा उलगुलान कहते हैं। और ये डोम्बारी बुरु जो है बिरसा के आंदोलन से संबंधित है और जेपीएससी ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न में भी इसका आंसर की गलत किया था और तीसरी बार इसको आंसर की जो है जारी करना पड़ा था। तो इस तरह की गलतियों से बचना चाहिए जेपीएससी को, चूँकि इससे जेपीएससी की काफ़ी फजीहत होती है और छात्रों में, परीक्षार्थियों में भी जो है शंका उत्पन्न होती है। चलिए, अगला प्रश्न है 59, कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? देखिए, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, ये सब जो है सिलेबस में शामिल है सेकंड पेपर के, इसलिए इसको भी गहराई से पढ़ना है आपको। देखिए, कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? तो यह है खेमटा और भिनुसारी, ये इसके टाइप हैं कर्मा नृत्य के। कर्मा नृत्य जो है ये भादों का जो महीना होता है उसके ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसी दिन कर्मा नृत्य जो है अखाड़ा में लोग करते हैं। और कर्मा नृत्य जो है उसके दो टाइप हैं, खेमटा और भिनुसारी। क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? देखिए, राम रेखा धाम एक जगह का नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल कह सकते हैं, धार्मिक स्थल कह सकते हैं। ये सिमडेगा जिला में है। देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से ये सटा हुआ जो है ज़िला है
और छत्तीसगढ़ में ही जो है दंडकारण्य है, और इसी दंडकारण्य से होकर के जो है प्रभु श्री राम जो है वो सीता की खोज में दक्षिण की ओर गए थे, और सिमडेगा में भी उनका प्रवास हुआ था, सिमडेगा में राम रेखा धाम में, जो कि अब एक प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल है। तो इसका सही आंसर होगा सिमडेगा। चलिए, इसके बाद जो है 61, मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? देखिए, मुंडा जो जनजाति है उसमें एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को जो है मौखिक रूप से जो है कहानियाँ सुनाता है, और ये कहानियाँ जो है इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रही हैं। मुंडाओं की जो कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है मौखिक रूप से, इस परंपरा को सोसोबोंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? देखिए, झारखंड की जो महिलाएं हैं वो तरका, हंसली, तरपत ये सब पहनती हैं, लेकिन पहला जो है ये नहीं पहनती हैं। तो सही आंसर होगा डी। हंसली जिसको हुसली भी कहते हैं, है ना, तरपत, तरका ये सब पहनती हैं महिलाएं यहाँ की, लेकिन पहला जो है ये नहीं पहनती। क्वेश्चन नंबर 63, किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फादर कामिल बुल्के। आंसर होगा डी। क्षमा करेंगे। देखिए, फादर कामिल बुल्के के बारे में आपको जानना चाहिए कि फादर कामिल बुल्के जो थे ये एक पुर्तगाली ये प्रसिद्ध जो है लेखक थे और प्रोफेसर थे। ये रांची के प्रसिद्ध सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, एचओडी थे, और इन्होंने राम कथा पर काफ़ी शोध किया था। ये देखिए, ईसाई होते हुए भी इनकी गहरी रुचि थी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, यहाँ के धार्मिक प्रथाओं में, धार्मिक पुस्तकों में। तो इन्होंने राम कथा पर शोध किया था, फादर कामिल बुल्के। क्वेश्चन नंबर 64, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 से 1901 के लेखक कौन हैं? देखिए, बिरसा मुंडा पर लिखा गया एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, संदर्भ पुस्तक है, और इसे के.एस. सिंह ने लिखा है, ये आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था? देखिए, हो जो जनजाति हैं उसके जो पुरुष होते हैं वो काफ़ी लड़ाका होते हैं, तो उन्हें लड़का कोल किसने कहा था? लड़ाका कोल कहा था एस.आर. टिकेल ने। मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, मैंने अभी भी कहा था कि मुंडा जो लोक कथाएँ हैं पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती जा रही हैं, तो इन लोक कथाओं को एक संग्रह पुस्तक का रूप देने का कार्य किया है ना मेनास आड़ेया ने, और उन्होंने कहानी जो अपनी पुस्तक लोक कथाओं को जो संग्रह किया उस पुस्तक का क्या नाम रखा है? मटुरा कहानी। तो सही आंसर होगा 66 का मेनास आड़ेया। देखिए, यहाँ की जो स्थानीय जनजाति का साहित्य है वो भी सिलेबस में शामिल है। हालांकि जनजातीय साहित्य जो है गैर जनजातियों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल सिलेबस है, लेकिन ये जब पढ़ना है तो आपको इसको भी गहराई से पढ़ना होगा। हाँ, आगे अब एक जनरल क्वेश्चन हैं 67, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है। देखिए, कांके में जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें कौन कौन से संकाय उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, वेटनरी की पढ़ाई होती है, फॉरेस्ट्री की पढ़ाई होती है। सही आंसर होगा बी, कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी, ये तीनों संकाय यहाँ पर उपलब्ध हैं। सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं NIFFT, है ना, निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? देखिए, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं और उद्योग हैं वो किस देश के या किस
संस्था के सहयोग से बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये ना, ये FFT जो है, ये धातु को किस तरह से कास्ट किया जाता है ना। जैसे लोहा है तो लोहा को ढाल करके किस तरह से हम औजार इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, उसकी यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो ये UNDP यूनेस्को की सहायता से बनाई गई है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना के तहत ये उसके सहयोग से ये बनाया गया है। अगला है 69, पुस्तक यीशु चरित चिंतामयीन ईसा मसीह की जीवनी को 1963 में नागपुरी में किसने लिखा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ की जनजातियों में ईसाई धर्म काफ़ी जो है उसका प्रसार हुआ है। तो नागपुरी भाषा में जो है ईसा मसीह की जीवनी को किसने लिखा है, यीशु चरित चिंतामयीन के नाम से, तो ये फादर पीटर शांति नौरंगी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर होगा बी। 70, 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन हैं। देखिए, 1910 में जो संथाल, हर जिला की अपनी अपनी गजेटियर होती है। तो गजेटियर जो है, जिसको हिंदी में राजपत्र कहते हैं, ये आज भी हर जिला में गजट प्रकाशित होता है, गजेटियर। तो 1910 में जो संथाल परगना जिला था और उस जिला के गजेटियर के लेखक कौन थे, तो LSSO मैली। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब कुछ जनरल क्वेश्चन भी, जैसे ये है 71, सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबद्ध है, कहाँ से एफिलिएटेड है, किस विश्वविद्यालय से। तो देखिए, सिविल सर्विसेज की जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपसे पेशेंस की, धैर्य की भी अपेक्षा की जाती है। जैसा कि इस प्रश्न में है, आप सीधे सीधे ए टिक लगा दोगे कि सिधो कानो विश्वविद्यालय। आप जानते हो कि सिधो कानो विश्वविद्यालय से संबद्ध है, लेकिन सिद्धो कान्हो विश्वविद्यालय का पूरा नाम यहाँ पर आप डी में देखें, सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय। तो ये आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए कमीशन ने इस तरह का प्रश्न सेलेक्ट किया है ना। आपको पूरा नाम सही देना है ना, तो ऑप्शन डी सही होगा, सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय। इसलिए मेरी सलाह होगी परीक्षार्थियों को कि किसी भी प्रश्न को करने से पहले उसके चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ें, हड़बड़ाहट में आंसर ना कर दें। जैसे बहुत से विद्यार्थियों ने इसका आंसर कर दिया होगा ए, बाद में आकर देखा होगा कि ये तो पूरा नाम भी था इसमें। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों से सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 72, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। देखिए, बहुत पुराने प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं JPSC में, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 2011 में 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था और ये पूछा जा रहा है 2021 में। तो कुछ ऐसे लैंडमार्क क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड के लिए गर्व की बात थी, ये एक लैंडमार्क था, इसलिए आपको ये पूछा ही जाएगा, हर बार पूछेगा, रिपीट करेगा। इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया था, सही है। इसका शुभंकर छुआ था जो एक शिशु हिरण था, ये भी सही है। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे, ये भी सही है। झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, ये गलत है। झारखंड ने इसमें चौथा स्थान शायद प्राप्त किया था, है ना, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पहला स्थान तो नहीं था, ये सही बात है। तो इसका कह रहा है कि कौन सा सही है, तो 1, 2, 3 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, मैच करने वाला सवाल है और कोड्स को सही करना है। तो एक तरफ है खिलाड़ी, देखिए आपको खेल और खिलाड़ी भी पढ़ना है सिलेबस में, उसी से ये प्रश्न है। खिलाड़ी का नाम है, दूसरी तरफ खेल है। सिल्वानुस डुंगडुंग,
तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। शुभ लक्ष्मी ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। प्रेमलता अग्रवाल तो ये माउंटेनिंग करती हैं, पर्वतारोहण। अरुणा मिश्रा ये मुक्केबाजी हैं, बॉक्सिंग से संबंधित हैं। तो इसलिए सही आंसर इसका होगा 4, 3, 2, 1। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74। खेल खिलाड़ी और स्टेडियम वगैरह भी पढ़ने हैं, तो स्टेडियम से भी ये सवाल है। कीनन स्टेडियम तो ये तो बहुत प्रसिद्ध स्टेडियम है क्रिकेट का, ये जमशेदपुर में है। तो सही आंसर है इसका, कोड है 4। मेकन स्टेडियम रांची में है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये गुमला में है। और इंडोर स्टेडियम जो है दुमका में बनाया गया है। तो ये सही आंसर इसका है 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन डी सही है ये। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो देखिए, वनडे मैच जो पहला खेला था महेंद्र सिंह धोनी ने, वो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। सही आंसर है ऑप्शन ए। और इस तरह के प्रश्न है कि ये रिपीट किए जाएंगे परीक्षा में। चलिए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें निहित है? एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। CNT एक्ट जो 1908 में बना था, CNT और SPT एक्ट, ये दोनों पढ़ना है आपको और 5-5 सवाल दोनों से रहने हैं, है ना। तो इसलिए दोनों एक्ट को काफ़ी गहराई से आपको देख लेना है। देखिए, CNT एक्ट जो है इसमें सर्वे करना और अधिकार अभिलेख तैयार करना, अधिकार अभिलेख राइट्स ऑफ रिकॉर्ड या रिकॉर्ड ऑफ राइट, है ना। तो ये जिसको हम लोग खतिहान बोलते हैं, तो सर्वे करना और खतिहान बनाना, राइट ऑफ रिकॉर्ड्स बनाना, तो ये इसके लिए आदेश देने की शक्ति किसमें है? राज्य सरकार में है ना। चलिए, आगे है कि कोरकर भूमि को जाना जाता है। ये कोरकर जो भूमि होती है उसे अरियत, भावला, खानवत, जल शासन, ये सभी के नाम से जाना जाता है। कोरकर भूमि कहते हैं जिसे आदिवासियों ने जो है जंगलों को साफ करके, कोड़ करके खेती योग्य बनाया, उसको कोरकर भूमि कहते हैं, है ना। अब इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं अरियत कहा जाता है, कहीं भावला कहा जाता है, कहीं जल शासन कहा जाता है। क्षमा करेंगे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78 झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? देखिए, ये भी थोड़ा विवादास्पद प्रश्न मुझे लगता है, क्योंकि जब झारखंड क्रिकेट स्टेडियम जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है धुरवा रांची में बना हुआ, जब इसकी आप साइट पर जाएंगे तो ये लिखता है 2011 लिखता है अपना फाउंडेशन, है ना। लेकिन 2011 अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है, और आयोग ने जो जारी किया है वो 2013 जारी किया है ना। इस तरह के प्रश्न से JPSC को बचना चाहिए जो कंफ्यूज करें, क्योंकि साइट पर दिया है 2011 फाउंडेशन, है ना, और 2011 इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो झारखंड स्टेट JSCA के द्वारा जो ये स्टेडियम बना है, इसका निर्माण कब हुआ था? शायद ये पूछना चाह रहा है कि कब पूरा हुआ था, है ना। तो पूरा तो हो सकता है मे बी 2013 में कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि पहला जो यहाँ पर मैच था वो 2013 में ही हुआ था, है ना। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 79 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा जो है भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? देखिए, अधिभोगी रैयत की बात जो है धारा 21 में करी गई है ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अधिभोगी रैयत कहते हैं जो डायरेक्टली जो है वो ज़मीन का उपयोग करता है ना, उस पर कृषि के लिए उसका अधिभोग करता है। और
तो उसको अधिभोगी रैयत के बारे में जो अधिकार का प्रावधान है वो 21 में कही गई है ना, कि उसका क्या अधिकार है, वो अपनी ज़मीन को बेच सकता है, नहीं बेच सकता है ना। ये सारे अधिकार के बारे में जो है धारा 21 में बातें कही गई हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? देखिए, रैयत का जो अधिकार है, कोई रैयत किसी ज़मीन पर जो है खेती कर रहा है, लगान दे रहा है ना, अब उसको अंतरण कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना। अंतरण का प्रावधान माने उसको ट्रांसफ़र कर सकता है कि नहीं, दूसरे को दे सकता है कि नहीं, ये धारा 20 में इसका प्रावधान किया गया है। बंजर भूमि को क्षमा करेंगे, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई बंजर भूमि बंदोबस्त किया गया है किसी के नाम से और उस पर वो 5 साल तक खेती न करे तो उसकी बंदोबस्ती जो है निरस्त की जा सकती है, वापस ली जा सकती है। ऐसा है कि ये इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 साल। 82, निम्न में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं आते हैं? देखिए, जो भूइहारी खुट कट्टीदार होते हैं ये काश्तकार के वर्ग में नहीं आते हैं। बाकी जो जितने भी हैं मुंडारी खुट कट्टीदार, भूधारक, रैयत, ये सब जो है टिनेंट हैं, है ना, काश्तकारी के वर्ग में आते हैं। ये सरकार को टैक्स देते हैं और खेती करते हैं बदले में ज़मीन पर। और भूमिहारी खुट कट्टीदार जो होते हैं वो विदाउट टैक्स जो है खेती करते हैं, है ना, उनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। 83, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो ये 11 नवंबर 1908 को जो है इस एक्ट को अधिनियमित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट किए जा सकते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। देखिए, एसपीटी एक्ट में जो है रिव्यू करने का जो है कोई भी आदेश पारित किया जाता है इसके अंतर्गत, तो रिव्यू का भी प्रोविज़न है। ये प्रोविज़न धारा 60 में है ना। जैसे किसी की बंदोबस्ती निरस्त कर दी गई, अब वो अपील करता है कि हमारे पक्ष को भी सुना जाए, एक तरफा निर्णय न किया जाए, तो उसकी अपील पर फिर से रिव्यू हो सकता है। ये धारा 60 में ऐसा प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? देखिए, रैयती भूमि का एक्सचेंज की जो बात है ये धारा 23 में कही गई है ना। रैयती लैंड जो है इसकी बदलेन जिसको बोल सकते हैं, अदला बदली, है ना, तो बदलेन की जो व्यवस्था है वो धारा 23 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। देखिए, एसपीटी एक्ट के अंतर्गत सभी आवेदन जो है वाद हेतु उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर दिए जाएंगे, है ना। तो एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान है कि कोई भी यदि निर्णय जो है ज़मींदार के द्वारा वर्तमान में जो है सरकार के मातहत अधिकारियों के द्वारा लिया जाता है कोई भी डिसीजन, तो उसके अगेंस्ट जो है अदर पार्टी 1 साल के भीतर जो है आवेदन कर सकता है, अपील दे सकता है। सही आंसर है सी। अब कुछ ज्योग्राफी से सवाल है। 87, जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है। ये कुछ स्थान है जो विशेष खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, उसे आपको याद रखना है। जोजो हातू जो है ये वेस्ट सिंहभूम जिले में है और ये क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है 87 का सी। 88, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। देखिए, यूरेनियम जो है इसका प्रयोग जो है नाभिकीय ऊर्जा के लिए किया जाता है और ये देखिए पूर्वी सिंहभूम में बहुत से जगह हैं, जादूगोड़ा है, तुरामडी है,
सॉरी ये पश्चिम सिंहभूम में है। जादूगोड़ा, तुरामडी, नरवा पहाड़, ये सभी से यूरेनियम के ये खनिज निकाले जाते हैं। यहाँ पर इनके भंडार मौजूद हैं। और देखिए जेपीएससी में एक नया चलन चला है कि यह सभी ऑप्शन जो है वो बीच में दिया जा रहा है ना। ऐसा हालांकि प्राय होता नहीं है, नीचे दिया जाता है यह सभी। तो आपको भ्रमित करने का भरपूर प्रबंध कर रखा है जेपीएससी ने। तो इसका सही आंसर होगा बी 89। झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? देखिए झारखंड में 2017 में जो है एक अधिनियम लाया गया, पारित किया गया। ये भू अर्जन से संबंधित है। सरकार को जब भी उद्योग धंधों के लिए, रेलवे लाइन के लिए भू अर्जन की आवश्यकता, किसी भी लोक कल्याणकारी योजना के लिए ज़मीन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए भू अर्जन अधिनियम ये 2017 में लाया गया था। इसमें विस्थापित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था है, पुनः बंदोबस्ती की व्यवस्था भी है। तो ये एक्ट तो पारित हुआ 2017 में, लेकिन भूतलक्षी प्रभाव से ये लागू है 1 जनवरी 2014 से। एक्ट आया 17 में, लेकिन इसका प्रभाव कब से माना जाएगा? 1 जनवरी 2014 से। ये भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू किया गया है। सही आंसर होगा डी। देखिए झारखंड के सारे एक्ट भी पढ़ने हैं और उसी एक्ट के तहत ये सवाल है। अगला भी एक्ट से ही सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम। देखिए झारखंड में बहुत से लोग जो है अपने मकान को किराए पर लगाते हैं। तो भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में लाया गया था। इसके अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा। देखिए जो भी भाड़े पर दुकान या मकान लगाते हैं तो उनके लिए ये अधिनियम लाया गया था। ये दुकानदारों के लिए और किराए पर रहने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए ये कानून लाया गया था 2011 ईस्वी में। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि जब आप कोई मकान या दुकान किराए पर लेने जाओगे तो आपसे सलामी मांगी जाती है, पगड़ी मांगी जाती है कि आप 50,000 रुपया दो तब मैं ये दुकान दूंगा, है ना। और जब आप दुकान छोड़ोगे तो ये मैं पैसा वापस कर दूंगा, है ना। कहीं कहीं पर तो वापस करने का शर्त भी नहीं रखते। तो इससे बड़ी शोषण होता था किराएदारों का। तो इस शोषण को रोकने के लिए लाया गया ये कानून, जिसमें कहा गया कि 1 महीना के किराया से आप ज़्यादा किराया नहीं ले सकते हैं सलामी के रूप में। तो ये रेंटर की सुरक्षा के लिए लाया गया कानून था 2011 में। इसका सही आंसर होगा सी, सलामी 1 महीने के किराया से अधिक नहीं ले सकते। देखिए पिपरवार, अशोक, सराधु, मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में स्थित हैं। देखिए ये सब जो है टंडवा एक ब्लॉक है, सामुदायिक विकास खंड, खंड माने प्रखंड, प्रखंड माने ब्लॉक। तो ये टंडवा ब्लॉक में ये सब है ना स्थित हैं। और यहाँ पर कोयले की ये कोल ब्लॉक है, ये यहाँ पर कोयले की खानें हैं। 92, नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं खाली जगह नदियों के लिए प्रसिद्ध है। नगड़ी जो है रांची के पास, रांची ज़िले में स्थित एक गांव है। यहीं से स्वर्ण रेखा और दक्षिण कोयल की उत्पत्ति मानी जाती है। तो सही आंसर होगा डी। मोतीझरा जलप्रपात। देखिए जलप्रपात, नदी, झील ये सब पढ़ना है। तो मोतीझरा जलप्रपात जो है ये अजय नदी पर बना हुआ है और ये साहेबगंज जिले में स्थित है। कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है ये, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है। और झारखंड में किस ब्लॉक, गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो ये देखिए भंडरिया ब्लॉक से जो है ये गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। सही आंसर होगा भंडरिया ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 95, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति, देखिए ये डाटा से सवाल है और वन के बारे में भी, वन खनिज ये सब पढ़ना है।
तो यहाँ पर व्यक्ति जो है कितना जंगल है, 0.08 हेक्टेयर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, आपको याद रखना चाहिए। 96 झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देखिए, कौन सा ऐसा अभयारण्य है, सेंचुरी है, जो जंगली जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल किसका अधिक है, किस अभयारण्य का? तो ये पलामू सेंचुरी की जो एरिया है वो सबसे अधिक है। 97 झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। देखिए, तो बिरसा मुंडा जैविक पार्क जो है ओरमांझी में बनाया गया है, रांची ज़िले के ओरमांझी में है। और यहाँ पर बाहर से ला करके, है ना, पशुओं को रखा गया है। बहुत से ऐसे पशु भी हैं जो कि हमारे देश में भी नहीं पाए जाते, जैसे कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये बहुत से जीवों को यहाँ पर बाहर से ला करके संरक्षित किया गया है, रखा गया है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है? देखिए, 2019 में जो वन रिपोर्ट आया है भारत का, तो 29.62% यहाँ पर झारखंड है ना। जितना भूमि है उसका 29.62% जंगल है, जबकि होना चाहिए मानक के अनुसार 33%। झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियाँ बनाई हैं? देखो भाई, यहाँ पर जो झारखंड सरकार ने है इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए, यहाँ पर बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई हैं सरकार ने, जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी, प्लास्टिक पार्क पॉलिसी, है ना, लेबर पॉलिसी। बहुत सारे ऐसे पॉलिसी हैं जो उद्योगों को दुरुस्त करने के लिए लाए गए हैं, है ना, फुटवेयर पॉलिसी, है ना। तो इस तरह के कितनी पॉलिसियाँ सरकार ने बनाई हैं? तो कुल 16 हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, एनालिटिक्स टाइप का जो है एनालिसिस करने वाला जो सवाल है, उस तरह के भी बहुत पूछे गए हैं, और इसने क्वेश्चन पेपर का टफनेस लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है। निम्न कथनों पर विचार करें। देश के कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है, तो ये सही कथन है। इसके बाद है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में दूसरा रैंक है। नहीं, दूसरा रैंक नहीं है, ये एक बार चौथा रैंक था, एक बार 5वां रैंक था, दूसरा रैंक कभी नहीं रहा। झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई, गलत, 2001 में बनाई गई। और झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति, है ना, औद्योगिक पार्क नीति 2015 में बनाई गई, तो ये भी सही है। देखिए, इसमें गलत है 2 और 3, तो सही ऑप्शन होगा ए, 2 और 3। चलिए, तो इस तरह से ये प्रश्न थे सेकंड पेपर के, 7th से 10th जेपीएससी के सेकंड पेपर का प्रश्न पत्र जो है आज समाप्त हुआ। आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगता हो तो आप इसे अपने मित्रों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, ताकि हमारा इसी तरह से उत्साहवर्धन होता रहे और हम आपके लिए एपिसोड बनाते रहें, जो परीक्षा के लिए आपको काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह से मैंने 7th से 10th जेपीएससी का क्वेश्चन पेपर को हल कराने का कार्य आज संपन्न कर दिया। अब इसके बाद जो है वर्तमान में जो 7th से 10th जेपीएससी की इंटरव्यू होनी है, उसके लिए भी हम इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्स लेकर के आने वाले हैं। और इसके बाद जो है 11th जेपीएससी के लिए जो है हम जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों को सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज जो है पढ़ाएंगे। हम सिलेबस के लिए भी एक इंट्रोडक्शन क्लास जो है, इंट्रोडक्टरी क्लास जो है लेकर के आएंगे। और इसके बाद जो है ये टॉपिक वाइज जो है, जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज जो है बहुत ही सरलता से, सहज ग्राह्य तरीके से जो है ये हर टॉपिक को कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।